नमस्कार दोस्तों, द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन 27 अप्रैल 2020 में आपका पुनः स्वागत है। शुरुआत करेंगे हम कल के प्रश्नों के साथ। कल के प्रश्न कुछ इस प्रकार थे। नाफेड भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो हमने डिस्कस किया था, ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अधिकतम संख्या 250 सकती है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री केवल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो मनोनीत करने का प्रावधान है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं मनोनीत करता है, उसको प्रेसिडेंट करता है। ये चीज़ आप भली बात आपने देखा होगा, कल हमने डिस्कस भी किया था। मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं। ऐसा प्रतिबंध केवल राष्ट्रपति के चुनाव में है कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं। तो स्टेटमेंट 2 और 3 इनकरेक्ट हो जाता है, यानी कि केवल ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका हमने डिस्कस किया था, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये हो गया आपका कल के प्रश्नों का उत्तर। अब हम चलेंगे आज के समाचार पत्र की तरफ। आज का समाचार पत्र कुछ इस प्रकार है। Cases near 27,000 mark with increase of 1975 in 24 hours। अंतिम 24 घंटों में 1975 केसेस की बढ़ने के साथ ही लगभग 27,000 केसेस की संख्या हमारा देश पार कर चुका है, कोरोना केसेस की संख्या। तो जैसे एक देखा गया, थोड़ा एनालिसिस उन्होंने बताया है। तो कंपेयर करें अगर अन्य देशों से, तो जैसे अन्य देशों की तुलना में हमने काफ़ी ज़्यादा समय लिया केसेस बढ़ने में, यानी कि केसेस की गति बढ़ने की गति हमारी कम है। तो इससे क्या मतलब निकलता है कि हमें समय ज़्यादा मिलेगा, पर्याप्त समय मिलेगा। बस शर्त यह है कि इसी तरह सहयोग बनाए रखें, ताकि हमारे डॉक्टर्स को और हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को टाइम ज़्यादा मिलेगा इस कोरोना से लड़ने के लिए। अगली न्यूज़ है, इंडस्ट्रीज हॉबल्ड बाई कर्व्स ऑन मोबिलिटी ऑफ मेन मटेरियल। तो जैसे कि आप जान रहे हो कि नए लॉकडाउन में कुछ इंडस्ट्रीज़ खोल दी गई हैं, तो उन उद्योगों को लेकिन चलने के लिए कर्मचारियों को आवश्यकता है। कर्मचारी सभी अपने घर चले गए, या जो हैं भी वो मतलब प्रतिबंध होने की वजह से जा नहीं पा रहे हैं, उनको परमिट बनवाने की ज़रूरत है। तो इंडस्ट्रीज़ कह रहे हैं कि आप परमिट का जो समस्या है, ये हम लोग के लिए बड़ी गंभीर समस्या है, ये परमिट की व्यवस्था वर्कर्स लिए ख़त्म कर दो, ताकि हमें थोड़ा कंफर्टेबल रहे। अगली न्यूज़ है, डू नॉट लोअर गार्ड अगेंस्ट वायरस एज पीएम। तो जानते हैं, जैसे कल संडे था और प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात में कोई न कोई मुद्दे पर बात करते हैं। तो आप जाहिर सी बात है, इस समय कोरोना से हटकर क्या मुद्दा हो सकता है, तो उसी पे उन्होंने बात की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है अच्छे से, और हमको जब भी बाहर निकलेंगे मुंह ढक के निकलना है, पब्लिक प्लेसेस पे थूकना नहीं है। और एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, 2 गज दूरी बहुत है ज़रूरी। तो मुख्यतः उनका सार ये था कि कोरोना की लड़ाई में सबसे मेन रोल है पब्लिक का है, आम लोगों का है, नागरिकों का है। और जब तक हम अच्छे से लड़ने के लिए तैयार हैं, तब तक कोरोना से नहीं हार सकते। अगर हमने ढिलाई बरती तो उसका फल हमें ही भुगतना पड़ेगा। अगली न्यूज़ है, देखिए एक चित्र है, इसमें दिखाया गया है कि तमिलनाडु का पल्लीकरनई एक जगह है, वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है। वहाँ पे देखिए कि जैसे पॉल्यूशन कम हो गया है, तो अब वहाँ पे बर्ड्स आ रही हैं, फ्लेमिंगोज बर्ड्स हैं। तो हम थोड़ा सा वेटलैंड्स के बारे में जानेंगे। तो वेटलैंड्स क्या होते हैं? ऐसे भूभाग होते हैं जो आप समझ लीजिए कि जल और स्थल का मिलन बिंदु समझ लीजिए, जहाँ पर जल कुछ मात्रा में जल हो, कुछ मात्रा में स्थल हो। या जैसे कह लीजिए, उसका उदाहरण आप देख लीजिए कि जैसे कोई भूभाग है, उसमें पानी भरा हुआ है, झील हो गई आपकी, या फिर किसी भी पानी भरा हुआ भूभाग है। तो वेटलैंड मतलब, वेट मतलब भीगा हुआ, लैंड मतलब भूमि, यानी ऐसी भूमि जो पानी के संपर्क में हो, तो वेटलैंड होती है। वेटलैंड का बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारे एनवायरनमेंट में, क्योंकि ये बहुत सारी स्पीसीज, जैसे आप देख लीजिए, आपने चित्र देखा उसमें, तो ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनकी हैबिटेशन होती है ये। यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु अपने जो है मतलब प्रजनन का और अंडे सेने के लिए ये सब चीज़ें भी प्रयोग करते हैं। तो ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेटलैंड्स के बारे में देखेंगे, तो वेटलैंड क्या है, देखिए 1980 के दशक में नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया गया था, जो अब इसको नया रूप दे दिया गया है। इसको कहते हैं नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, जल व्यवस्था को कंजर्व करने के लिए। तो ये चीज़ देखिए, अच्छा इससे महत्वपूर्ण क्या है, फ्लेमिंगोज जैसे हैं। फ्लेमिंगोज क्या है, ये माइग्रेटरी स्पीसीज हैं। एक कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज एक साइन हुआ था बोन में, जर्मनी के बोन शहर में। इसे बोन कन्वेंशन भी कहते हैं। ये कन्वेंशन किस लिए है कि जो भी माइग्रेटरी स्पीसीज क्या होते हैं कि ऐसे जातियाँ, चाहे वो आपका
चिड़िया हो सकती है, जंतु हो सकते हैं, जीव हो सकते हैं, कोई भी जो एक देश से दूसरे देश में जाते हो। जैसे आपने सुना होगा कि जो है प्रयागराज में साइबेरियन पक्षी आते हैं, तो साइबेरिया कहाँ पे, साइबेरिया रूस में है, तो रूस से वो पक्षी प्रयागराज में आते हैं मौसम के अनुसार। तो फिर ऐसे जो ये स्पीसीज को, इनको माइग्रेटरी स्पीसीज कहते हैं। तो जब ये एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा में जाते हैं तो इनके कोई हार्ट ना करें, इनको नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए एक कन्वेंशन साइन हुआ था, उसे बोन कन्वेंशन कहते हैं या कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। तो इसमें भारत भी इसका सिग्नेटरी है और इसका शामिल सदस्य देश है। तो उसी के अंतर्गत कई देश, मतलब कई देश आके मिलके और उनकी रक्षा की बात करते हैं। तो ये चीज़ था CMS यानी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। और जो इसकी 13वीं बैठक थी वो हमारे गुजरात के गांधीनगर में ही हुई थी, जिसको भारत ने ही इसको होस्ट किया था। ये चीज़ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगली न्यूज़ है, ये लोकल न्यूज़ है। हाँ, अगली न्यूज़ है, हिजबुल एक्टिविस्ट अरेस्टेड इन पंजाब। तो पंजाब में एक हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी गिरफ्तार किया गया है और उस पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 लागू हुआ है। तो ये तो खबर आम थी, लेकिन हम थोड़ा सा इस लॉ के बारे में देखेंगे। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम, गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम 1967 से हिंदी में बोलेंगे। तो इसमें क्या है कि जैसे कोई भी आतंकी गतिविधि या फिर भारत के राष्ट्र की एकता अखंडता के खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहा हो या कोई घटना अंजाम दिया हो, उसको आतंकवादी गतिविधियों में माना जाता है और उसको पकड़ लिया जाता है इस अधिनियम के तहत। अच्छा, ध्यान देने की आवश्यकता ये है, महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है, इसमें अभी 2019 में ही संशोधन किया गया था। तो संशोधन क्या किया गया था, इस चीज़ को हमको ध्यान देना है। संशोधन में जो 2019 का संशोधन आया था उसमें मुख्यतः 2-3 चीज़ें जो है संशोधित की गई थी। इसमें देखिए क्या था कि आपका देखिए पहले क्या था, कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन है केवल उसी को आतंकी संगठन घोषित किया जा सकता है, लेकिन अब व्यक्ति को भी जो है आतंकी घोषित किया जा सकता है। पहले व्यक्ति को इसके अंतर्गत केवल संगठन को आतंकी घोषित किया जाता था, अब इसको में व्यक्ति को भी घोषित किया जा सकता है। और दूसरी बात, इससे कोई व्यक्ति इससे जो भी आतंकी गतिविधि या आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है उसकी प्रॉपर्टी को, जो भी उसकी संपत्ति इसको सीज करना है, तो पहले क्या होता था, उस प्रदेश के DGP से साइन लेना पड़ता था, हस्ताक्षर करवाना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, अब जो है जो NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसी के उसके डायरेक्टर जनरल से परमिशन लेके वो काम हो जाएगा। तो ये चीज़ था, तो मतलब इससे आसानी रहेगी काम करने में। भाई जाहिर सी बात है, अगर प्रदेश सहमत ना हुआ तो ये समस्या बाधा आएगी, जबकि मामला राष्ट्र की एकता अखंडता का है। तो ये संशोधन थे, संशोधन आपको ध्यान देना है और ध्यान देना है एक्ट, क्योंकि संशोधन हुआ तो एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगली खबर है, ऑफिसर हु मेड पुलिसमैन डू सिट-अप्स ट्रांसफ़र टू हेडक्वार्टर। तो जो आपने सुनी होगी, एक वायरल हुई थी वीडियो जिसमें एक बिहार के एक अधिकारी महोदय थे, वो एक जो है पुलिसमैन ने उनसे पास मांगा था, तो उसको उठक बैठक करवा रहे थे, तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये न्यूज़ है। पंजाब कुड सी मोर एरियाज अंडर कॉटन कल्टीवेशन। तो बता रहे हैं कि इसमें जो पंजाब है, पंजाब मुख्यतः धान और गेहूँ उत्पादक राज्य है। तो अब इस समय गेहूं का सीज़न ख़त्म हो गया, धान का उत्पादन होना चाहिए, लेकिन धान में आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे संख्या में लेबर्स की आवश्यकता होती है, मज़दूरों की आवश्यकता होती है। और आपको पता है इस समय सब मज़दूर अपने घर वापस जा चुके हैं, लॉकडाउन है और वापस आ भी नहीं सकते हैं। तो मज़दूरों की कमी के चलते धान की खेती अच्छे से नहीं करा पाई जाएगी। इसलिए अब वहाँ किसानों ने निर्णय लिया है कि वो कॉटन कल्टीवेशन यानी कि उसका कपास की खेती करेंगे। कपास की खेती में तुलनात्मक रूप से कम जो है लेबर लगते हैं। और दूसरा, इस एक निर्णय किस चीज़ का और प्रभाव है कि जो वहाँ की प्रदेश सरकार है वो भी डाइवर्सिफिकेशन यानी कि विस्तारीकरण पे कर रही है कि केवल धान गेहूँ खेती ना हो और भी नई चीज़ों की खेती हो। तो ये चीज़ हुआ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखना है आपको, बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन की खेती होती है यहाँ पे 95% क्षेत्रों में बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है, बैसिलस थुरिंजेसिस, ये उसका नाम है, जीन का नाम है। बैसिलस थुरिंजेसिस एक बैक्टीरिया का नाम है जो इसमें GM क्रॉप है। ये GM क्या मतलब, जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो जीन है उसमें कुछ परिवर्तन करके कोई नई जीन जोड़ दिया जाए, तो इसमें बैसिलस थुरिंजेसिस नामक एक बैक्टीरिया के जीन को जोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो कॉटन में जो बॉलवर्म बैक्टीरिया लगते हैं, एक बैक्टीरिया लगते हैं कॉटन में बॉलवर्म, तो वो उपज को काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो अगर ये कॉटन को जीन मॉडिफिकेशन किया जाएगा और बैसिलस थुरिंजेसिस की जीन जोड़ दी जाएगी, तो वो बैक्टीरिया प्रभावित नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये पेस्ट टॉलरेंट कॉटन हो जाता है, CDA। तो मतलब इस पर कोई
जो कीटाणु रहेंगे इसको नाश नहीं कर पाएंगे ये चीज़ें। लेकिन एक चीज़ और आप देखिए, बहुत बहुचर्चा चलती रहती है कि जब इतना अच्छा अगर ये उत्पाद है तो हम इसको क्यों नहीं और फसलों में प्रयोग करते हैं। इसके थोड़ा सा दुष्परिणाम भी हैं कि जैसे अगर जीन मॉडिफिकेशन करेंगे तो हो सकता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो जाए, या फिर मनुष्यों में भी इसका प्रभाव देखने को मिले। क्योंकि जैसे कॉटन तो है, मान लीजिए ये तो कपड़ा बनाने का कार्य आती है, लेकिन जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि बैगन की भी जीएम क्रॉप लाई जाए और देश उगा रहे हैं, या फिर तिलहन फसलों की जीएम क्रॉप लाई जाए। तो देखिए कॉटन क्या है, कॉटन तो हम लोग खाते नहीं हैं, लेकिन बैगन और ये सब चीज़ें हम खाते हैं। तो अगर इनके जीन में मॉडिफिकेशन करने से हो सकता है कुछ हमारे शरीर पर प्रभाव पड़े, तो इसलिए बिना अच्छे से स्टडी किए हुए हम खाद्य फसलों पर जीएम क्रॉप्स नहीं अलाउ कर सकते हैं, ये चीज़ है। तो एक चीज़ हमको देखना है कि जीएम क्रॉप्स को अलाउ करने के लिए कौन सी बॉडी इसको परमिशन देती है। इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, GEAC। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है जीएम क्रॉप की अलाउ करने के लिए परमिशन देती है। ये एक जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनी एक बॉडी है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। आपको लगेगा कि फसलों से संबंधित है, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आएगी, लेकिन जी नहीं, ये पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। क्योंकि फसल से तो रिलेटेड है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये पर्यावरण पे क्या प्रभाव डालती है, हो सकता है अन्य जीवों को प्रभावित करती है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आती है GEAC बॉडी, आपको ध्यान देना है। अगली न्यूज देखिए, सर्टिन टू कंडक्ट सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ कोविड-19 डाटा। तो जैसे हम लोग कई दिन से डिस्कस कर रहे हैं, स्प्रिंकलर डील इशू जो हुआ है केरला में, स्प्रिंकलर डील बताया जा रहा है कि डाटा के बेच दिया है, विपक्ष ने बताया है केरला सरकार ने डाटा बेच दिया है। तो केरला सरकार ने निर्णय लिया है कि सर्टिन से हम ऑडिट कराएंगे। तो सर्टिन क्या है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी साइबर अटैक्स होते हैं या कोई भी साइबर फ्रॉड होते हैं तो उनकी चीज़ों को जांच करने के लिए एक बॉडी है। ये एक विशेषज्ञों की एक बॉडी है, सर्टिन से बोलते हैं, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया। तो केरला गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इस मामले की निष्पक्षता से जांच कराएंगे, सर्टिन इसकी ऑडिटिंग करेगी, अगर कुछ मामला गड़बड़ है या कुछ हुआ, अगर डाटा का मिसयूज हुआ है तो हम देखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो स्पष्टीकरण के रूप में उसने ये निर्णय लिया है। अगली न्यूज है, कर्नाटका प्लाज्मा डोनर वांट्स टू इंस्पायर अदर्स। जैसे कि हमने कल डिस्कशन में देखा था कि कर्नाटका भी प्लाज्मा थेरेपी जो है शुरुआत कर दी है। तो जो कर्नाटका का पहला प्लाज्मा डोनर है उसने कहा कि मैं आप लोगों को प्रेरित करना चाहता हूँ। देखिए एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण न्यूज़ है, साउथ सेंट्रल रेलवे जो है वो दूध दुरंतो एक्सप्रेस चला रही है। दूध दुरंतो एक्सप्रेस आप लोग जान रहे होंगे पैसेंजर ट्रेन है, लेकिन दूध दुरंतो चल रही है। दूध दुरंतो कहाँ से चलेगी, ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर से दिल्ली तक चलेगी। तो जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा कि दिल्ली में दूध की शॉर्टेज ना हो, इसलिए आंध्र प्रदेश से ये ट्रेन दूध का जो है ट्रांसपोर्ट करेगी। तो दूध दुरंतो आपको जानने की आवश्यकता है। ये हो गई। अगली न्यूज आपकी देखिए, असम BTAD माइट सी गवर्नर्स रूल। अब BTAD देखिए, BTAD क्या है, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट BTAD का फुल फॉर्म होता है। तो हम पहले जानेंगे BTAD क्या है, उसके बाद न्यूज़ समझ पाएंगे अच्छे से। तो BTAD का फुल फॉर्म होता है बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट। इसमें जो है असम के जो ब्रह्मपुत्र नदी असम के बीचों बीच से बहती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर और भूटान और जो है हिमालय की जो है तलहटी के नीचे जो भी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में जो ज़िले हैं और भूटान से सटे हुए 4 ज़िले मुख्यतः हैं असम के, उनमें जो है बोडो जनजातियाँ रहती हैं। और बोडो जनजातियाँ चूँकि सामाजिक रूप से पिछड़ी हैं या फिर थोड़ा सा उनका कल्चर जो है अलग है, डिफरेंट है, तो उन्होंने एक आंदोलन किया था 1980 के दशक में, लगभग मतलब 20वीं शताब्दी में एक बहुत गंभीर आंदोलन हुआ था, काफ़ी हिंसक रूप ले लिया था। तो उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए भारत सरकार ने एक समझौता किया, और उसके बाद फिर 2003 में फिर एक और समझौता हुआ। तो जो 2003 में समझौता हुआ था उसी के अंतर्गत ये BTAD की स्थापना हुई थी, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट या बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, BTR कह लीजिए। तो उसमें ये कहा गया कि हम आपको राज्य के अधीन ही स्वायत्तता देंगे। तो जो हमारे यहाँ छठी अनुसूची का प्रावधान है, आप जानते होंगे छठी अनुसूची में क्या है कि विशेष जनजातियों को, जो जनजाति क्षेत्र हैं, उनकी संस्कृति की रक्षा करने के लिए, उनकी विशेष जो है कल्चर की रक्षा करने के लिए उनको स्वायत्तता दी जाएगी राज्य सरकार के अधीन ही। तो छठी अनुसूची के अंदर ही उन्हें भी स्वायत्तता दी गई है। तो अभी ये चीज़ तो आपको ध्यान देना है कि बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट में 4 ज़िले आते हैं असम के,
ब्रह्मपुत्र से उत्तर में जो 4 जिले हैं और हिमालय के नीचे वो असम के, ये बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया है। ये 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आता है। 6ठी अनुसूची आपको अच्छे से पढ़ना है, आप लोग जाके एक बार फिर से देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में। और इससे करंट संबंधित जो न्यूज़ है वो देखिए 2020 में ही, अभी लगभग देखिए जनवरी में ही एक बोडो पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था, बोडो शांति समझौता साइन हुआ था। ये इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम के बीच और किसके साथ, दूसरी तरफ नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, यूनाइटेड पीपल्स ऑफ बॉडी बोडो ऑर्गेनाइजेशन। तो इन लोगों के बीच में शांत समझौता शामिल हुआ, मतलब फिर से बोडो शांत समझौता शामिल होता 2020 में। तो इसमें कहा गया कि हम आपको जो एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यकारी शक्तियों में आपकी वृद्धि करेंगे, और उसके बाद जो आसपास के बोडो जिनमें आसपास के ज़िले जो बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट में नहीं आते हैं लेकिन उसमें बोडो की संख्याएँ ज़्यादा हैं, तो उन लोगों को भी आपके अधिकार में लाएंगे। और जो नॉन बोडो विलेजेस हैं, उनको, नॉन बोडो गांव हैं, उनको हम आपके क्षेत्र से बाहर कर देंगे, यानी कि आप लोग बोडो का हित कर सके, ये उद्देश्य था मुख्यतः। तो ये चीज़ था बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट। मुख्यतः आपको ध्यान देना, ये कहाँ पे है, असम का एक क्षेत्र है जहाँ बोडो जनजाति जहाँ पे ज़्यादा संख्या में है और इनको स्वायत्तता दी गई। ये चीज़ आपको जानना है 6ठी अनुसूची के प्रावधान को प्रयोग करते हुए। अगली न्यूज़ है लॉन्ग ड्राइव फॉर सीजेस टू एज्यूम चार्ज। तो इसमें देखिए न्यूज़ ये है कि जो चीफ जस्टिस, 2 राज्यों के चीफ जस्टिस को मतलब मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है। एक जो है आपके यहाँ पे मेघालय में और एक आपके महाराष्ट्र में। तो हाईकोर्ट में जब चीफ जस्टिस को नियुक्त किया गया, लेकिन लॉकडाउन है तो वो लोग अपनी गाड़ी से, पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल करके जा रहे हैं। ये न्यूज़ है, फिलहाल न्यूज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे चीफ जस्टिस का या फिर न्यायाधीशों का नियुक्त कैसे होती है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान देखिए हमारे संविधान में था। उसमें कहा गया था जैसे इस प्रकार कि राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। तो नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति ही नियुक्त करेंगे। लेकिन जैसे एक विवाद का विषय था, तो बाद में आपका फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस से निर्णय आता है, और निर्णय निकलता है, सुप्रीम कोर्ट निर्णय देती है ये कि एक कोलेजियम प्रणाली का गठन करती है थर्ड जजेस केस से। और उस कोलेजियम प्रणाली का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजों की नियुक्ति होगी वो एक कोलेजियम के सुझाव पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यानी कि जो कोलेजियम होगा वो राष्ट्रपति को सुझाव देगा, और कोलेजियम के सुझाव पर राष्ट्रपति बाध्य होंगे, उसी के अनुसार नियुक्ति करेंगे। ये चीज़ मतलब था, ये निष्कर्ष निकला था। तो आपको पता होना चाहिए नियुक्ति कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मगर कोलेजियम के सुझाव पर। अब देखिए कोलेजियम क्या है, कोलेजियम आपका जिस सुप्रीम कोर्ट के केस में देखेंगे तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा सर्वोच्च न्यायालय का, वो और 4 अन्य सीनियर मोस्ट जजेज जो होंगे, यानी इन 5 लोगों को जो समूह रहेगा उसको कोलेजियम बोलेंगे। तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट की इसमें है। और उच्च न्यायालय के मामले में कैसे नियुक्ति होती है, उच्च न्यायालय में आपका जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के सुझाव से, और जिस राज्य का उच्च न्यायालय की नियुक्ति हो उसके गवर्नर के जो है उसके भी सहमति ली जाएगी, तत्पश्चात राष्ट्रपति जी नियुक्त करेंगे। ये चीज़ प्रावधान है, आपको जानने की आवश्यकता है। अगली न्यूज़ है अबून टू उड़ीसा स्नेक बाइट विक्टिम्स। तो जैसे उड़ीसा में देखिए कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाने की बात कही है कि हम वेंटिलेटर्स बढ़ाएंगे। तो इससे ये कहा जा रहा है कि कोरोना से बीमारी खत्म होने के बाद भी जो वेंटिलेटर्स जब उनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो जो वहाँ पे देखिए उड़ीसा क्या है, उड़ीसा में सांप के डसने से बहुत मृत्यु हो जाती है। आंकड़े देखेंगे आप, लगभग तो 3565 लोग पिछले 5 सालों में मृत्यु हुई सांप डसने से। तो सांप डसने से क्या होता है, एक्यूट न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस हो जाता है, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है उसमें भी। तो जो हमारा ये वेंटिलेटर रहेगा, तो वो वेंटिलेटर कार्य यही है, आर्टिफिशियल पंपिंग करता है, यानी कि सांस लेने में हेल्प करता है। तो जब सांप काटता है तो उसमें भी समस्या ही आती है। तो ये कहा जा रहा है कोविड से लड़ने के लिए जो एक्स्ट्रा वेंटिलेटर्स मंगाए जा रहे हैं, वो कोविड समाप्त होने के बाद जो सांप काटने से जो बीमार लोग रहेंगे उनकी जान भी बचाने में काफ़ी महत्वपूर्ण कदम होगा ये। अगली न्यूज़ आपकी है, देखिए एक इंटरव्यू छपा हुआ है जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, आपको पता होगा, शरद अरविंद बोबड़े यानी ऐसे बोबड़े हैं, इनसे एक इंटरव्यू छपा है। तो उसमें कहा जा रहा है कि इसमें वर्तमान समय में देखा जा रहा है तो जो न्यायपालिका है बहुत ही निष्क्रिय रूप में है। तो ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं निष्क्रिय रूप में है, जो वर्तमान समस्या है इसमें मनी, मैन और मटेरियल 3 लोगों की आवश्यकता है,
3 M's की बात की है, मनी, मैन एंड मटेरियल, यानी कि धन की आवश्यकता है, लोगों की आवश्यकता है और वस्तुओं की आवश्यकता है, जो तीनों ही एग्जीक्यूटिव के यानी कि कार्यपालिका के कंट्रोल में आते हैं। तो ये कार्यपालिका का डोमेन है, तो यहाँ पे न्यायपालिका हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। और उसके बाद उन्होंने बात ये भी की, जैसे कुछ नए पहलू किए गए हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोर्ट किए गए हैं, ये सब चीज़। तो बताएं कि कोर्ट अपना कार्य जारी कर रहा है, ये सब इंटरव्यू में इनके व्याख्या की गई है। अगली न्यूज़ है, ऑस्ट्रेलिया कैंसल्स प्रीमियर एयर एक्सरसाइज। तो ऑस्ट्रेलिया जो है प्रत्येक दूसरे वर्ष पिच ब्लैक नाम की एक एयर एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराती है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स जो RAAF है, वो पिच ब्लैक नाम की एक्सरसाइज कराती है प्रत्येक दूसरे वर्ष, और अन्य देशों को भी वो आमंत्रित करती है, तो भारत को भी आमंत्रित करती है। तो इस बार कोविड के चलते पिच ब्लैक एक्सरसाइज जो है ये आपकी कैंसिल कर दी गई है। तो जो ये आर्मी एक्सरसाइज या मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होती हैं, पूछ ली जाती है परीक्षा में, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो पिच ब्लैक एक्सरसाइज कराती है मुख्यतः। देखिए, ये तो ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज है, लेकिन जैसे 20-25 हैं लगभग हमारी इंडिया की, जैसे इंडियन आर्मी दूसरे देश की आर्मी के साथ कौन सी एक्सरसाइज करती है, तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। जैसे गरुड़ एक्सरसाइज है, तो गरुड़ एक्सरसाइज किसके साथ होती है? फ्रांस के साथ होती है, फ्रांस की एयरफोर्स के साथ होती है। वरुण एक्सरसाइज किसके साथ होती है? सूर्य किरण एक्सरसाइज किसके साथ होती है? और मित्रा एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। एक्सरसाइजें पूछ ली जाती हैं परीक्षाओं में कभी कभी। अगली न्यूज़ है, देखिए इंटरनेशनल न्यूज़ है, किम जोंग उन्स ट्रेन स्पॉटेड एट वॉनसन टाउन। तो जैसे कि आप भी सुन रहे होंगे, किम जोंग की जो है पिछले महीने ही कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी हुई थी, यानी कि हृदय संबंधी कुछ सर्जरी हुई थी, और उनके स्वास्थ्य संबंधी न्यूज़ कुछ अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रही है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं क्या उनकी मृत्यु हो गई या फिर क्या होगा, तो मतलब एक संशय का माहौल बना हुआ है। तो वही USA की एक सैटेलाइट ने किम जोंग की जो पर्सनल ट्रेन है उसको ट्रैक किया है, वो एक विशेष जगह पर, मतलब पूर्वी क्षेत्र में जो है, नॉर्थ कोरिया के पूर्वी क्षेत्र में देखी गई। तो वही बता रहे हैं कि इसमें अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, तो उनके स्वास्थ्य के बारे में मुख्यतः कहें तो हम इससे आप ये न्यूज़ तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं आती है, लेकिन इससे आपको ध्यान देना है, जैसे एक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का मैप पे लोकेशन क्या है, तो आपको मैप पे जाके इसको देख लेना है। चाइना से जुड़ा हुआ है, कौन सा जलभाग इसको अलग करता है जापान से, चाइना से, ये सब चीज़ें आपको मैप में देख लेने की आवश्यकता है। अगली न्यूज़ है, यमन सेपरेटिस्ट डिक्लेयर सेल्फ रूल इन साउथ। तो यमन जो विद्रोही है, यमन अलगाववादी हैं, उन्होंने दक्षिण भाग में यमन के अपना स्वायत्त शासन घोषित कर दी है। तो यमन, जैसे आप जान रहे होंगे, ये आपका अरब देश का एक अरब देश है। आप देखेंगे जब सऊदी पेनिनसुला है, अरब पेनिनसुला है, अरब प्रायद्वीप है, तो अरब प्रायद्वीप के दक्षिण भाग में आपका ये इधर देखेंगे लाल सागर के मध्य जो है पास देखेंगे आप, स्वेज कनाल रास्ते पर जाने लगेंगे तो यमन आपको पड़ता है। इसका मैप का लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इतना चर्चा में रहता है यहाँ पर आए दिन। यहाँ पे एक हौथी विद्रोहियों का समूह है जो ईरान के द्वारा समर्थित किया जाता है, तो आए दिन ये विद्रोह करता रहता है, इसकी लड़ाई होती रहती है सरकार के साथ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हम ये था आज की डिस्कशन। उसके बाद हम चलेंगे आज के प्रश्नों की तरफ। जो भी हमने किया उन प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रश्न आपके कुछ इस प्रकार होंगे, GEAC किस मंत्रालय के तहत आती है? जो GEAC बॉडी हमने बात किया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो GM क्रॉप्स को वेरिफिकेशन देती है, वो किसके अंतर्गत आती है? कृषि मंत्रालय के अंतर्गत, या पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत, या PMO के अंतर्गत, या वित्त मंत्रालय के अंतर्गत? प्रश्न संख्या 2 है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। स्टेटमेंट नंबर 2 है, इनकी नियुक्ति कोलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत होती है। तीसरा है, राष्ट्रपति पर कोलेजियम का सुझाव बाध्य नहीं होता है। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक व 2, 1 व 3, 1, 2 व 3। अब प्रश्न संख्या 3 है, BTAD यानी बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट या बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? असम, लद्दाख, सिक्किम, नागालैंड। तो ये था आज का डिस्कशन। इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि कोई और आपको लगता है कोई मामला जो महत्वपूर्ण विषय है और उस पर हमको वीडियो बनानी चाहिए, तो आप सुझाव देंगे, तो हम आपकी जो है इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।